क्या है वो? मेंबरशिप इन द कंपनी। पेज नंबर क्या है? 51। चलो 51 नहीं, सॉरी 91। सी, हम लोग हमेशा मेंबर मेंबर करते रहते, अभी समझ जाएंगे कि मेंबर और शेयर होल्डर क्या है क्या नहीं वगैरह। वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके राइट। नाउ मैं तुम लोग को पूछता हूं, अगर मेंबरशिप की बात करें तो मेंबर और शेयर होल्डर में तुम्हारे हिसाब से फर्क क्या लगता है तुम लोग को? देखो दोनों में डिफरेंस तो है, ठीक है। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, नॉट नेसेसरी ऑल द शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स एंड नॉट नेसेसरी ऑल द मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स। वाइसे वर्सा है, समझा? जरूरी नहीं है कि हर मेंबर शेयर होल्डर होगा एंड जरूरी भी नहीं है कि हर शेयर होल्डर मेंबर होगा, राइट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं चैप्टर 2 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, वो सब किया है ना। उसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी का मैंने पूरा चार्ट बना के दिया था, याद है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी अनलिमिटेड, याद है? स्टार हैश किया था कि नहीं? पक्का ना? मुझे याद नहीं रहता, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इफ यू रिमेंबर, उसमें जब हम लोग गारंटी और अनलिमिटेड पे थे तो वी यूज टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, गारंटी कंपनी विद कैपिटल, गारंटी कंपनी विदाउट कैपिटल। याद है वो चीज? नहीं है तो एक काम करो, बुक खोलो, तुम लोग को याद कहाँ रहता है कुछ, नोटबुक निकालो, चैप्टर 2 जहां किया है वो देखो, लिमिटेड लायबिलिटी का चार्ट है पूरा अपने बुक में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी का हेडिंग दिया होगा, चैप्टर नंबर 2, नॉट 1। मिला? सबको मिला? देखो गारंटी उसमें विद कैपिटल विदाउट कैपिटल है। नाउ सी, इफ यू रिमेंबर, मैंने विदाउट कैपिटल में क्या बोला था? नहीं नहीं, नॉट नॉट आस्किंग द आंसर, वो तो ठीक है, लायबिलिटी विल बी लिमिटेड। विदाउट कैपिटल का मतलब क्या था? कंपनी ने क्या नहीं दिया है? तो देखो, अगर शेयर ही नहीं दिया है तो शेयर होल्डर होंगे क्या? लेकिन क्या इस कंपनी में भी मेंबर होंगे? तो क्या शेयर होल्डर है? फिर भी मेंबर है। दैट इज द रीजन आई सेड कि जरूरी नहीं है कि मेंबर, हर मेंबर शेयर होल्डर हो, एंड जरूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर मेंबर हो। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है कि हर मेंबर क्या हो। वाई? बिकॉज देर कैन बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट कैपिटल। विदाउट कैपिटल है मतलब शेयर कैपिटल, जब शेयर का कैपिटल ही नहीं है तो शेयर होल्डर होंगे क्या? है पॉसिबल है? नहीं। बट फिर भी ऐसी कंपनी बिना मेंबर के हो सकती है कि ऐसी कंपनी में मेंबर्स होने चाहिए? भाई कोई भी कंपनी ले लो, बिना मेंबर्स के कंपनी होगी ही नहीं। मेंबर्स हैज टू बी देयर इन द कंपनी, whether the company is limited by share or not, the members are supposed to be there. So company without capital है, that means it has no shareholders, but it still has members, बराबर? that is the reason I said जरूरी नहीं है कि हर मेंबर क्या हो? शेयर होल्डर हो। इधर ये मेंबर शेयर होल्डर होगा? डू यू थिंक सो? नहीं होगा। कंपनी में शेयर ही नहीं है तो होल्ड कहां से करेगा, है कि नहीं? कंपनी के पास शेयर्स ऑफर करने के लिए होना तो चाहिए। अगर ये शेयर होता तो विदाउट शेयर कैपिटल में बोलता, विथ शेयर कैपिटल हो जाता। समझ रहा है कि नहीं भाई? कि बारिश में दिमाग बह गया? नहीं ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला, इजी चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है। 2-3 इजी चैप्टर बचे, खाली डॉर्मेंट कंपनी और एक CSR, बस। बाकी सब यू विल हैव टू स्टे अटेंटिव फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ। ये थोड़ा लाइट है, इसके बाद जो 4 और 6 करेंगे, 4 से लेवल बढ़ जाएगा। अब तक इजी इजी चैप्टर्स अगर तुम लोग को अब तक टफ लगा है, सपोज लाइक इफ यू मगजमारी है, तो आगे और 3 टाइम्स ज़्यादा है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोग को पता होगा, राइट? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोग के लिए वेलकम टू CS एग्जीक्यूटिव। नाउ सी, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये क्या हो गया? जरूरी नहीं है कि मेंबर क्या हो? शेयर होल्डर हो। इधर मेंबर है कि नहीं है? तो बिना है, लेकिन शेयर होल्डर है। अभी अभी ऑपोजिट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर मेंबर हो। मींस इन दिस केस आई विल शो यू दैट देयर इज अ पर्सन हु इज अ शेयर होल्डर बट ही इज नॉट द मेंबर। नाउ इमेजिन देयर इज मिस्टर ए, he is registered
शेयर होल्डर। ओके, और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का मतलब क्या हो गया? तो वो कौन है? वो मेंबर है। भले ही मैं उसको देखो, आई एम नॉट कॉलिंग हिम ओनली शेयर होल्डर, आई एम कॉलिंग हिम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर विच इज इक्वल टू मेंबर। ओके, ये तो है। नाउ इमेजिन मिस्टर ए sold all his shares to Mr. B, and its registration was pending। ऐसा याद है, मैंने डिविडेंड में भी सिखाया था, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफरर वाला याद है? मतलब ट्रांसफरर देखो, इधर ट्रांसफरर कौन है? ए हो गया, बी क्या हो गया? बी कौन हो गया? ट्रांसफरी हो गया। ओके, नाउ मिस्टर ए ने अपने सारे शेयर्स बी को दे दिए। बी कौन? एंड ये चीज याद रखना, ये खास याद रखना। हाँ, सो सी कैन आई से राइट नाउ बी इज द शेयर होल्डर? हाँ या ना? बट अभी भी उसका नाम किधर नहीं है। सो दैट मीन्स जरूरी है क्या हर शेयर होल्डर मेंबर हो? अब ये भले ही शेयर होल्डर बन चुका है, बट अब तक इसके नाम पे शेयर रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो क्या मैं इसको मेंबर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। देखो, दैट इज द रीजन आई सेड द अनदर स्टेटमेंट, नॉट नेसेसरी दैट ऑल द शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स। हाँ, ये आई थिंक इसी में पॉसिबल है, और कुछ मेरे ध्यान में आएगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि वही हुआ ना, एक ही सिमिलर ही हुआ ना यार, ये वॉलंटरी हो रहा है, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना, लॉजिक सेम है दोनों में। कौन बोल रहा है? हाँ, बाद में बनेगा ना, अभी है क्या? बस मैं अभी का ही बात कर रहा हूँ, बाद में डेफिनेटली होने ही वाला है वो मेंबर, बट अभी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार शेयर होल्डर मेंबर हो, समझा? राइट नाउ हम लोग शेयर होल्डर को भूल के मेंबर को पकड़ के रखना है। मेंबर की बात कर, हाँ भाई, क्या नहीं समझा ये जो भी सेकेंड एग्जाम्पल? हाँ बस ये परफेक्ट। नाउ सी, मिस्टर ए ने अपने सारे शेयर्स मिस्टर बी को दे दिए, बराबर? दैट मींस मिस्टर बी इज अ शेयर होल्डर राइट नाउ, लेकिन अभी भी क्या पेंडिंग था? रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था। दैट मींस रजिस्टर में अभी भी किसका नाम है? ए का नाम है। तो क्या बी शेयर होल्डर होने के कारण भी, मतलब बावजूद भी, मेंबर बना? नहीं। दैट इज द रीजन आई सेड कि नॉट नेसेसरी एवरी शेयर होल्डर इज द मेंबर। कभी कभी बिना शेयर होल्डर भी मेंबर बन जाते। देखो, बिना शेयर होल्डर भी तुम मेंबर हो, कभी कभी शेयर होल्डर होके भी तुम मेंबर नहीं हो, ऐसा है, वाइसे वर्सा। 30 to 60 डेज है इसी चैप्टर में, विल सी। SH4 सबमिट करना होता है, देयर इज अ, ये जो शेयर है ना, उसका फॉर्म आता है SH4। तो SH4 जब, अरे हर एक शेयर थोड़ी फिजिकल, हाँ डीमैट में एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉमन सेंस है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन डीमैट। वहां पे फ्री ट्रांसफर होता है, फ्रीली ट्रांसफर होता है, वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, वहां पे ये वी आर, अपने को दोनों एंगल से सोचना पड़ता है ना, तो भी मेंबर है। इट डजंट मैटर हाउ मेनी शेयर्स यू होल्ड। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट वन, तो दोनों मेंबर बन। टू बी अ मेंबर यू जस्ट नीड टू होल्ड अ शेयर, नॉट शेयर्स। इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, तेरे पास 1 शेयर हो या 1 करोड़ शेयर हो, तू वही मेंबर है, तेरा भी वही राइट है, बाकी लोग का भी वही राइट है। मतलब देयर विल बी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स परसेंटेज वाइज, बट जो हक तुझे मिल रहा है, मतलब बाकी लोग को मिल रहा है, प्रोपोर्शनेटली तुझे भी मिलेगा। ऐसा, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड जिसका शेयर ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा, तेरा कम है तो तुझे कम मिलेगा, बट प्रोपोर्शनेट वे में सेम रहेगा। तेरा भी 20% होगा तो उनका भी 20% ही होगा, वैसा। नाउ सी, मेंबर की बात करेंगे तो मेंबरशिप पे आते हैं हम लोग, ठीक है? नाउ इफ यू सी, सबसे पहले हाउ टू बी द मेंबरशिप आता है, तो 3 पॉइंट याद रखने मेंबरशिप में।
सबसे पहले बाय सब्सक्राइबिंग टू एमओए। एमओए मतलब क्या, आई थिंक पता होगा, हमने एक चैप्टर किया है ना पूरा मेमो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज याद है तुम लोगों को, सब सिखाया था मैंने। सो इफ यू आर अ सब्सक्राइबर यू आर इक्विवेलेंट टू अ मेंबर, राइट। तो अगर तुम सब्सक्राइबर हो तो तुम कौन हो, मेंबर हो। सेकंड, by an agreement to purchase or not purchase, sorry, to be the member। देखो सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करके बनोगे, राइट। अगर कंपनी में शेयर ही नहीं है तो मेंबर कैसे बनोगे, एग्रीमेंट के थ्रू बनोगे। देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड कंपनी दैट यू वांट टू बी द मेंबर बाय रिटर्न एग्रीमेंट, राइट। एंड द थर्ड वन इज by holding shares in डीमैट फॉर्म, ठीक है। नाउ इन दैट केस किसकी बात हो रही है पता है, बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही है। ओनर नहीं बोल रहा हूं मैं, बेनिफिशियल ओनर बोल रहा हूं। बेनिफिशियल ओनर इज द पर्सन ठीक है, जो पर्सन डीमैट को डीमैट फॉर्म, बेनिफिशियल ओनर इज इक्वल टू डीम्ड मेंबर। देखो नॉर्मली मेंबर नहीं है, ये दो पहले पॉइंट है ना, डायरेक्ट तुम मेंबर बनते हो। इसमें तुम क्या बनते हो, थर्ड में अगर डीमैट फॉर्म में होल्ड करो तो बेनिफिशियल ओनर बनते हो। बट बेनिफिशियल ओनर हो तो भी कोई बात नहीं, हम तुमको क्या मान के चलेंगे, मेंबर ही मान के चलेंगे, ठीक है। योर नेम विल बी इनटू द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, राइट। तो ये तीनों पॉइंट अपने फर्स्ट पार्ट में दिए हुए। इफ यू सी दोस 3 पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ मेंबर दिख रहा है तुम लोग को बुक में, इसमें कुछ लिखना नहीं इतना, ठीक है, जस्ट एक्सप्लेनेशन को देखना है। कुछ तुम्हें लगे कॉपी करना है तो कर लेना, बाकी इसमें कुछ जरूरत नहीं है नोट्स की। इफ यू फील कॉपी करते रहना, बता देना तो लिखना रहेगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। अभी देखो पहले क्या दिया है, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, राइट। इफ यू आर अ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम तो यू आर एलिजिबल टू बी द मेंबर। क्या बोला है, वो हैव एग्रीड टू बिकम। और हाँ, ये लोग कब एग्री करते, कंपनी बनने के बाद के पहले, पहले एग्री करना पड़ेगा ना, राइट। कंपनी बनाते वक्त कौन होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, मुझे डिसाइड करना होता है, ओके। फिर सेकंड, द पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग। नाउ एग्रीज इन राइटिंग इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। अगर तुम्हें सेकंड वन को पूरा पढ़ना है तो देखो, द पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग, नॉट बाय परचेजिंग शेयर्स बट बाय एग्रीइंग इन राइटिंग, ठीक है, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी द मेंबर। अभी थर्ड पॉइंट के नीचे देखो, अकॉर्डिंग इन केस 2 दिख रहा है, द 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो देखो उधर लिखा हुआ है 1 रिटर्न एग्रीमेंट, मिला तुम लोगों को। सेकंड तो देखो मैंने वही लिख दिया, बाय एन एग्रीमेंट टू बी द मेंबर, वो एग्रीमेंट का ही बात हो रहा है, ओके। एंड थर्ड वन देखो, द पर्सन होल्डिंग शेयर्स हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर। देखो ये रहा, दैट इज बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, जो शेयर्स कैसे होल्ड करता है, डीमैट। डीमैट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वाला नहीं है, ठीक है। पता ना सबको, डीमैट, डीमैट फॉर्म में होल्ड किया है, ओके। एंड अगर तुम बेनिफिशियल ओनर हो कोई बात नहीं, हम तुमको क्या मान के चलेंगे, डीम्ड ओनर। देखो वहां पे दिया हुआ है डीम, एक मिनट रुकना यार, डीम टू बी द मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी, मिला। वो थर्ड पॉइंट में ही तुम लोग को दिख रहा है, डीम टू बी द मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी। जिस कंपनी के तुम्हारे पास डीमैट में शेयर्स है, तुम भले ही बेनिफिशियल ओनर हो बट यू आर इक्वल टू अस, इक्वल टू द मेंबर, ओके। बोल अभी, गारंटी कंपनी, ऑब्वियसली जो गारंटी ले रहा है वो मेंबर ही बन रहा है ना। हु टुक द गारंटी, मेंबर्स ने लिया था ना, याद है। द लायबिलिटी ऑफ, उसमें मैंने लिखा भी था, लिमिटेड लायबिलिटी, दिस लायबिलिटी इज ऑफ मेंबर्स। हाँ करेक्ट, तो उसके हेडिंग में ही हमने लिखा था। ऑब्वियसली यस, इफ यू आर नॉट द मेंबर व्हाई विल यू बेयर द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो कुछ तो होना चाहिए ना कंपनी में, तो क्या है, तू मेंबर है तभी तो तू लायबिलिटी बेयर कर रहा है। तीनों पॉइंट क्लियर, कोई डाउट तीनों में, बोल। तो ट्रांसफर की बात कर रहा है, शेयर ट्रांसफर की बात कर रहा है ना,
वन कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी, हाँ उसमें क्या, हाँ बराबर, वो दो कंपनी के बीच में बनता है। वन कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी, लेट अस से वन कंपनी गॉट मर्ज्ड विद अनदर कंपनी, तो इसके शेयर्स उसके हो जाएंगे, यस सेम, यस यस ऑफ कोर्स। क्या एक स्टेप, उसमें भी है ना थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है ना, इट डिपेंड्स के जो जो कंपनी खरीद रही है वो ऑलरेडी अगर इसके शेयर्स होल्ड कर रही है तो क्या, तो उतने शेयर्स कैंसिल भी हो जाते हैं। मतलब वो एक स्टेटमेंट में आंसर नहीं बोल सकता मैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुझे खरीद रहा हूँ बट मैं ऑलरेडी तेरे शेयर्स होल्ड करके बैठा हूँ, तो तेरे सारे शेयर्स मेरे हो जाएंगे, तो जो शेयर्स में ऑलरेडी होल्ड करके बैठा उसको कैंसिल भी करना पड़ता है, बिकॉज आई कैन नॉट होल्ड द शेयर्स ऑन माई नेम। जो तेरे शेयर्स थे वो मेरे होने वाले, बट जो मेरे शेयर्स तेरे पास पड़े थे वो भी मेरे होने वाले, तो वो कैंसिल करने पड़ेंगे। कंपनी कैन नॉट होल्ड द शेयर इन इट्स ओन नेम, अलाउड नहीं है इन इंडिया, इट इज नॉट अलाउड। लाइक रिलायंस कैन नॉट परचेज द शेयर ऑफ इट्स ओन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं। सो अगर मैं तुझे अक्वायर कर रहा हूँ और ऑलरेडी देख क्या होगा पता है, लेट अस से ये बाकी लोग तेरे कंपनी में मेंबर है, बाकी 5-6 जन तेरे मेंबर है, एंड अगर मैं तेरी कंपनी को अक्वायर कर रहा हूँ तो इनका क्या, इनका क्या होगा बता, इनको मेरी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे कि नहीं, बट मैं भी तेरे कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठा हूँ, तो जैसे इनको मेरी कंपनी के शेयर्स मिल रहे वैसे मुझको भी मेरी कंपनी के शेयर्स मिल गए। हाँ मैं तुझे परचेस कर रहा हूँ, तू भी कंपनी है मैं भी कंपनी हूँ, और ये 6-7 जन तेरे मेंबर्स हैं बराबर, तो इनका तो शेयर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं तुझे अक्वायर कर रहा हूँ, शेयर एक्सचेंज रेशियो में मुझे इनको मेरे शेयर्स देने पड़ेंगे बराबर, और मैं भी तेरे कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्ड करके बैठा हूँ, तो इनडायरेक्टली मेरे नाम पे मेरे ही शेयर्स आएंगे, जैसे इन लोग को मेरे शेयर्स मिले वैसे मुझे भी तो मेरे शेयर्स मिल जाएंगे ना, बट वो शेयर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो एक स्टेटमेंट में ये नहीं बता पाऊंगा, डिपेंड्स के सिचुएशन क्या है, बट तू स्टार्टिंग में पूछा उसका आंसर स्ट्रेट है कि यस वो उसके नाम पे रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन खुद के शेयर से तो वो कैंसिल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आई कैन नॉट होल्ड द शेयर्स इन माई नेम एज अ कंपनी। बहुत बार स्टूडेंट्स इसका आंसर करते सर कंपनी बायबैक तो करती है, बायबैक करके शेयर्स अपने नाम पे नहीं रखती, वो कैंसिल कर देती, तो कहां खुद के नाम, हम लोग को बायबैक ने परचेस कर लिया तो क्या कंपनी ओनर बन गई, नहीं, उतने शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, कंपनी कैन नॉट होल्ड द शेयर इन इट्स ओन नेम, वैसा है, ठीक है। बोल और कोई डाउट है किसी को, चलो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप, तुम किस तरह मेंबर बन सकते हो, 3 मोड बताइए, ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, बट इसके अंदर है ना आप ठीक और है, इफ यू सी फर्स्ट देखो शॉर्ट में 6 पॉइंट दिए हुए, 6 नहीं एबीसी दिख रहा है पर बराबर, सी देखो सी वही डीमैट बेनिफिशियल ओनर दिख रहा है ना, तो ये सी भी हो गया, ये ए भी हो गया। बी के अंदर वी हैव 4 कंडीशंस, वो 4 कंडीशन में पहला क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बराबर, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा ट्रांसमिशन, चौथा होल्डिंग आउट। दीज आर द 4 पॉइंट्स, देखो दिया है वहां पे, पहले तो देखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड दिख जाएगा तुम लोग को, B1 में मिला B1, फिर B2 में मिलेगा ट्रांसफर, B3 में ट्रांसफर ही नहीं लिखा है बट जो हो रहा है वो सॉरी B3 में ट्रांसमिशन हो रहा है, इफ यू सी शेयर्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन ही तो बोलते हैं, तो बाजू में लिख सकते हो 3 के बाजू में ट्रांसमिशन लिख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लिखा। एंड दिस फोर्थ वन बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपल बाजू में लिख सकते हो कॉमा बाय होल्डिंग आउट, बाय होल्डिंग आउट HOLDING लिखना, ठीक है, बाय होल्डिंग आउट। नाउ सी लिखा ये सब, अभी देखो इंडिविजुअली ये बताने की जरूरत बट फिर भी इसको खाली रीड कर लेंगे, क्या बोला है देखो, उसके नीचे सारे एक्सप्लेनेशन दिया, इफ यू सी एट द बॉटम, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन में छोड़ दिया। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर नो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड, व्हाई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कब बनने के, व्हेन कैन यू अप्लाई, बिफोर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी के आफ्टर, देखो तुम अप्लाई कर रहे हो मतलब कंपनी क्या कर रही है, ऑफर, मैं अगर ऑफर नहीं करूंगा तो तुम अप्लाई कर पाओगे नहीं,
ऑफर करने के लिए कंपनी तो होनी चाहिए। तो अगर ऑफर कर रही है मतलब कंपनी बन चुकी है कि बनने वाली है? बन चुकी है, राइट? तो नॉट दैट इज द रीजन बोला है कि सब्सक्राइबर बनने के लिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू विल बी द मेंबर। ठीक है? Just by subscribing to the memorandum, he is deemed to have agreed to become the member and he becomes ipso facto member. Ipso facto is nothing but based on the facts. Based on the facts. Facts क्या है कि he subscribed to the memorandum and that is why he became the member. Okay? On the incorporation itself, देखो अभी मैं तुम्हें लिखा, ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर है, मैं प्राइवेट बना रहा हूं, तो इन लोग ने एग्री किया कि तुम लोग को मैंने शेयर किया। भी शेयर अलॉट कर रहा हूं मतलब तुम पहले आए के बाद में, तुम कौन बने? रजिस्टर्ड हो। तुम कौन बने? मेंबर। ये लोग कौन बने? अरे ये लोग कौन बने? दो जन सब्सक्राइबर बने। तुम मेंबर कैसे बने? अलॉटमेंट में। ये लोग मेंबर कैसे बने? सब्सक्राइबिंग में। आर यू बोथ सेम के नो? भी कंपनी बन चुका है, अभी तुम लोग क्या हो? सेम हो। ये भी मेंबर है, तुम भी मेंबर ही हो। नो, तुम्हें वोटिंग राइट मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है। तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है। इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं। सब्सक्राइबर है तो है, माना। इनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलने वाला जस्ट फॉर बिकमिंग सब्सक्राइबर। ओके? एक वहां पे केस है, वहां पे मेटल्स कॉन्स्टिट्यूएंट केस में, अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कैन नॉट रेसिंड। रेसिंड मतलब क्या? कैंसल। रेसिंड मींस कैंसल। ओके? कैन नॉट कैंसल, कैन नॉट रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू बिकम द मेंबर इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय द प्रमोटर्स। देखो, अगर प्रमोटर ने कुछ फ्रॉड किया है तो हु विल बी लायबल? मेंबर विल बी लायबल। प्रमोटर फ्रॉड करेगा, मेंबर को अखाड़े में उतारेगा? क्या सोच है तेरा? अरे प्रमोटर ही लायबल होगा ना यार, क्यों ऐसा कर रहा है? प्रमोटर कुछ फ्रॉड करेगा तो डायरेक्टर लायबल होगा यार। तू तू चोरी करेगा तो मैं फंसेगा? बोल। जो गलत कर रहा है वही फंसेगा ना। तो भले ही हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों साथ में नीचे बिल्डिंग के नीचे दिखे थे, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं बिल्डिंग में टावर के अंदर घुस गया था। नहीं, मेरे जाने के बाद तूने डाका डाल दिया वहां पे, दिल चुरा के आ गया। See, if the promoter has done fraud, that is the lookout of company and promoter. तुम एक बार एग्री कर दिए, फिर तुम उसको कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि अरे तुम्हारा प्रमोटर तो झोलर है। मैं बोलूंगा तुझे क्या, तेरा कुछ नुकसान किया क्या? तुझे तो मैं जितने शेयर्स तू मांग रहा था उतने दे रहा हूं, तुझे मिलने वाले हो मिल रही है। प्रमोटर विल बी हेल्ड लायबल। कंपनी तो ऐसे ही है, क्योंकि कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। प्रमोटर गलत कर रहा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ी इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट? सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू। दैट इज द रीजन यू कैन नॉट कैंसिल द एग्रीमेंट वेर इन यू हैव एग्रीड टू परचेज द शेयर्स। फिर नेक्स्ट है अपना सेकेंड वन, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तुम क्या करोगे? कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। अगर अप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव अ मोटिव और इंटेंट टू बी व्हाट? Your intention is to be the member, right? That is the reason you have applied, because as a member you are going to get the rights, not as a shareholder. You are going to get the rights as a member. So if you make an application, that means you have a clear cut intention of becoming the member. वही अपना सेकंड पॉइंट है। अगर हाँ, लेकिन वो भी चीज है, खाली एप्लीकेशन करने से तुम नहीं बन जाओगे। तुम्हारे एप्लीकेशन पे मुझे क्या करना है? अलॉटमेंट भी करना है। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन आया बट ड्यू टू सम रीजन मैंने तुम्हें शेयर अलॉट नहीं किए तो तुम मेंबर नहीं बने, राइट? सी क्या दिया वहां पे? एन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर द शेयर्स, दो बार शेयर आ गया, becomes the member when the shares are allotted to him. A notice of allotment is issued to him and his name is entered in the register of members. तो भाई क्या बन गए? मेंबर बन गए। थर्ड, not third, next is transfer. It is also one of the way of acquiring membership. Existing shareholder transfer his shares to someone else, जो मैंने यहाँ पे किया था, राइट? दूसरा एग्जाम्पल था अपना। तो इन दैट केस जो मिस्टर बी था, रजिस्टर्ड होने पे, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर होने पे क्या वो मेंबर बन जाएगा? So can I say purchasing shares from existing shareholder is also a mode to be the member? English बोला, समझा ना? Very good. देखो क्या दिया? A person can become a member by acquiring shares from an existing member. That's what I said, बराबर? Having the transfer of shares registered in the books, ये जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर जब तक नहीं हुआ तब तक शेयर होल्डर ही हो, मेंबर नहीं हो। इसलिए तो बेनिफिशियल ओनर बोला ना मैंने।
मैं समझा नहीं। डीमैट में करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इट विल बी, योर नेम विल बी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, समझा? योर नेम एज अ शेयर होल्डर, मतलब सपोज तेरे पास कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है, तो योर नेम विल बी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी के पास तेरा डीमैट अकाउंट होगा, कंपनी के पास नहीं। हु मैनेजेस द डीमैट अकाउंट? डिपॉजिटरी। दो ही तो है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, या तो आई डोंट नो, मैं इतना डीमैट में जाता नहीं, बट मोस्टली आई थिंक एनएसडीएल इसका सारा काम करता है, या सीडीएसएल, जो भी करता हो। सपोज लेटर से सीडीएसएल कर रहा है, अगर सीडीएसएल के पास तेरा डीमैट अकाउंट रजिस्टर हुआ है, तो ही इज लुकिंग आफ्टर योर अकाउंट, मतलब ही इज लुकिंग आफ्टर ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। तू परचेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली तेरा ब्रोकर तेरे डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट करवा देगा, डिपॉजिटरी को इंटीमेट करना पड़ता है, राइट? देयर इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, मतलब क्विक प्रोसेस होता है, ऐसा बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। फिजिकल में होता है, फिजिकल शेयर्स में ये सब होता है, ठीक है? हम लोग मोस्टली जो पढ़ रहे हैं ना, वो फिजिकल के एंगल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेस लिस्टेड कंपनी के सेबी में गिवन है, सेबी के रिलेटेड हो जाते हैं, ओके? एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया, मोस्ट लाइक आई वुड से 90% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर अनलिस्टेड, तो उनके अनलिस्टेड है तो शेयर्स आर हेल्ड फिजिकली ओनली, नो डाउट। अभी से पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, उनको कंपलसरी डीमैट में होल्ड करना है शेयर्स, रूल आ चुका है कि एवरी पब्लिक कंपनी शुड इशू शेयर्स इन डीमैट फॉर्म ओनली, वेदर दे आर लिस्टेड और नॉट, डीमैट में ही होल्ड करना है शेयर्स। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, वो तो हो गया ट्रांसफर, राइट? नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन। See, a person may become the member by operation of law, right? That is, he succeeds to the estate of deceased member. Estate मतलब क्या? Estate मतलब क्या? Property. Property में shares भी आ गए, okay? On the death of the member, his executor or the person who is entitled under law to succeed his estate gets right to have shares transmitted and registered in his name in the company's register of members, right? तो ये एक और तरीका है। For example, अगर मैं किसी को नॉमिनी बना देता हूँ and if I die, तो मेरे सारे शेयर्स किसको मिल जाएंगे? नॉमिनी को, राइट? देन ही विल बी द मेंबर इफ ही वांट्स टू, के कंपलसरी इफ ही वांट्स टू, इवन इफ ही इज नॉमिनी। ऐसा नहीं है कि मैं मरा और तुरंत उसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रोसेस विच इज टू बी फॉलोड, हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में शायद से प्रोसेस। तो प्रोसेस के बेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि वेदर दैट नॉमिनी वांट्स टू बी द मेंबर और नॉट। भले ही मैंने नॉमिनी बनाया, बट वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू होल्ड द शेयर्स। शायद जब मैंने नॉमिनी बनाया था तभी उसने हाँ बुला रहेगा, बाद में वो भूल गया, एंड देन जब मैं मरा तो देन ही रियलाइज, अरे यार ये शेयर्स तो मुझे नहीं चाहिए। कैन कंपनी फोर्सिबली आस्क हिम टू होल्ड? नो। सो देयर इज अ प्रोसेस, वी विल सी, ओके? ऑफ कोर्स यस, नॉट नेसेसरी, नॉट डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है इवन विदाउट बीइंग द होल्डर, क्योंकि बोलने वाला तो वही है ना कि लेट अस से इफ आई एम द नॉमिनी एंड आई डोंट वांट, आई विल आस्क द कंपनी टू ट्रांसफर इट इन योर नेम। तो मैं, वो तो मैं हूं ही ना, इंटरमीडियरी बोलो या कुछ भी बोलो, मैं तो रहने ही वाला हूं, क्योंकि डायरेक्शन किसका है? मेरा है। व्हाई? बिकॉज आई एम द नॉमिनी। अनटिल एंड अनलेस आई से, कंपनी कुछ नहीं करेगी। मैं बोलूंगा मेरे नाम पे तो मेरे नाम पे, मैं बोलूंगा उसके नाम पे तो उसके नाम पे। आएगा, थोड़ी देर रुको, सब आएगा। बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपल। नाउ इसमें मैंने बोला था बाय होल्डिंग आउट, अभी ये चीज ध्यान देना, ठीक है? हियर नाउ लेट अस से कि ये अपना नाम क्या है तेरा? दीपक। मैं कंपनी हूं और मैं शेयर ऑफर कर रहा हूं और ये एप्लीकेशन कर रहा है, एंड तुम सबने भी एप्लीकेशन किया था। इसके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ था, पैन नंबर लिखना भूल गया, ओके? पैन कार्ड का नंबर लिखना भूल गया, पैन अकाउंट। तो मैंने उसका ऑफर नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन डेफिनेटली मैं क्या करूंगा? रिजेक्ट करने वाला हूं। मैंने उसको रिजेक्शन नोटिस दे दिया, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। रीजन? पैन वाज नॉट मेंशन्ड। अभी अगले आईपीओ में आना, मतलब अगले पब्लिक ऑफर में आना। टिल देन सी यू। और तुम लोग को मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए, कुछ गलती हुई कंपनी से, इसको भी शेयर अलॉट हुए, समझा? नाउ डिड ही डिजर्व टू गेट द शेयर्स? लेकिन इसको मिल गए, इसके डीमैट में अचानक डीमैट में शेयर्स आ गए, शेयर आ गए। लेकिन व्हाट ही शुड हैव डन? ही शुड हैव इन्फॉर्म द कंपनी के भाई आप लोग ने मुझे रिजेक्शन नोटिस भेजा है, फिर भी मेरे कंपनी में, सॉरी, मेरे डीमैट में शेयर्स क्यों डाले, क्यों मेरे नाम पे शेयर्स अलॉट हुए, राइट?
ये भाई को पता नहीं, इसको पैसा भी वापस मिल गया, शेयर भी अलॉट हो गए, भाई खुश। वो तो जाने देना, पैसा तो वापस आ गया, फ्री में शेयर है, और इसने शेयर्स अपने नाम पे रहने दिए। कल को कंपनी वाइंडिंग अप में गया, लायबिलिटी आया मेंबर्स पे, क्या इसको लायबिलिटी बेयर करने बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। ही इज नाउ मेंबर बाय होल्डिंग आउट, बिकॉज ही अलाउड हिज नेम to be there in the register of member wherein actually the name should not have been there, फिर भी उसने अलाउ किया। उसको पता है कि उसको अगर शेयर्स मिला है तो उसका नाम रजिस्टर में गया है, एंड अगर वो ये रेक्टिफाई नहीं करा था सामने से तो वो उसका गलती है। ठीक है, राइट? समझा? और दूसरा, दुनिया में सबको बोल रहा है मैं शेयर होल्डर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, एंड अगर सामने वाले ने भरोसा करके कोई ट्रांजेक्शन कर लिया तो क्या ये शेयर होल्डर है? हाँ, ही इज शेयर होल्डर। नाउ ही कैन नॉट डिनाई हिज मेंबरशिप। डिनाई समझ में आता है? क्या डिनाई मतलब? क्या मना करना? क्या वो मना कर सकता है? नहीं, ही कैन नॉट डिनाई, इसलिए वहां पे लिखा है विदाउट एनी प्रोटेस्ट, मींस ही कैन नॉट डिनाई। अब मेंबरशिप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्या उसने इन तरीकों में से कोई भी तरीका यूज किया, स्टिल ही विल बिकम द मेंबर। व्हाई? बिकॉज ही दो चीजें, आइदर ही अलाउड हिज नेम to be there in the register of member whatsoever reason, second he holds himself as a member, then in both the cases he will be considered as member by estoppel or holding out or acquiescence, जो बोलना है बोलो, राइट? ऐसे कैसे अवेयर नहीं है? मैसेज आता है भाई, डीमैट अकाउंट उसका है, अवेयर नहीं है? तेरे खाते में पैसा आएगा, तू अवेयर नहीं है? बता। भेज दिया नहीं, कैश कंपनी को देना पड़ेगा तुझे, यू नीड टू इन्फॉर्म द कंपनी ओनली। आई डोंट नो, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी के किस तरह ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी वो भी चेक करना है कि कंपनी का नाम इसका नाम एक्चुअल में रजिस्टर में गया है कि नहीं गया है, वो सब देखना पड़ेगा ना। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि रजिस्टर, मैं वही तो बोल रहा था ना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा किसी को, कंपनी ढूंढती रहेगी, अरे पैसा किधर है, पैसा किधर है, इसका पैसा तो है ही नहीं। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चल जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर डिपेंड्स कि कंपनी क्या एक्शन लेती है क्या नहीं। शेयर्स को सीज नहीं, फ्रीज कर सकती है, दे कैन डू दिस। कुछ बेनिफिट्स दिए होंगे या फिर बेनिफिट्स मिलने वाले होंगे, वो भी फ्रीज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, क्योंकि जेन्युइन में शेयर नहीं मिला है ना उसको, ड्यू टू सम मिस्टेक मिले है ना, राइट? ऐसा वही तो बोल रहा हूँ, होल्ड पे रख देंगे, होल्ड पे विथहोल्ड कर देंगे वो, ठीक है? अपहेल्ड, अपहेल्ड या विथहोल्ड, पता नहीं क्या, विथहोल्ड, विथहोल्ड, यस। सी एक्विजिशंस का पार्ट पड़ता, और पूछना है किसी को कुछ? एक्विजिशंस देखो, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी इफ ही अलाउज हिज नेम वेयर without sufficient cause to be on the register of members of the company, or holds himself or allows himself to be held out as a partner. In such a case, he will be denied, sorry, he will be stopped from denying his membership. बराबर? Last is, if you hold the shares in beneficial owner, तो तुम कौन हो? Deemed member हो, ठीक है? Right? So these were the modes of becoming member. कोई डाउट यहां तक? रीड कर लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अभी वापस आएगा, रुक, जब वापस पार्ट आएगा ना तब बताता हूं। मेंबर पे, अच्छा शॉर्ट में बताओ तो, मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर में है। शेयर होल्डर अगर सिर्फ शेयर होल्ड कर रहा है लेकिन नाम रजिस्टर में नहीं है तो वो सिर्फ शेयर होल्डर है, मेंबर नहीं है। इसलिए एक स्टेटमेंट आता है, नॉट नेसेसरी एवरी शेयर होल्डर इज द मेंबर एंड नॉट नेसेसरी एवरी मेंबर इज द शेयर होल्डर, इट डिपेंड्स। फिर भी अगर नहीं समझे ना तो आज घर जाके स्टार्टिंग के 15-20 मिनट देख लेना, पर मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, और कुछ नहीं।
नेक्स्ट इज हु कैन बिकम द मेंबर, बराबर। चलो, हु कैन बिकम अ मेंबर। क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकती है? अलाउड है, ठीक है। वन कंपनी कैन बी द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, बट सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखने। सबसे पहला देखो, इफ यू सी अपने बुक में पहला कंपनी ही है ना। कंपनी टू बी द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, ऐसा कुछ लिखा है ना, राइट। हाँ वही वही, यस यस। तो one company can be the member of another company, it is okay, it is allowed, but subsidiary cannot be the member of holding company, okay। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग इसमें होल्ड करके बैठी है, तो होल्डिंग का कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है, तो रिवर्स नहीं जाना चाहिए कंट्रोल। दैट इज द रीजन सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड। बट देर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस जहां पे सब्सिडरी को भी मेंबर माना जाएगा, किसका? होल्डिंग का। डायरेक्टली बन सकता है नहीं, पर 3 एक्सेप्शनल केसेस है wherein even subsidiary company will be the member of holding company, okay। now what are those 3 exceptions, ध्यान देना, ठीक है। पहला क्या है? imagine there is one person, Mr. X, he is member of ABC Limited, okay। अभी मिस्टर एक्स ने नॉमिनी बनाना है कि नहीं बनाना है? नॉमिनी रखा है PQR लिमिटेड को, राइट। दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। लेटर PQR became PQR became subsidiary of ABC Limited। जो कौन था? नॉमिनी था, राइट। देखो, मिस्टर एक्स डाइड एंड हिज शेयर्स वे ट्रांसफर्ड टू PQR लिमिटेड, देयरफॉर PQR लिमिटेड which is subsidiary company of ABC Limited became its member due to ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। समझे कुछ? देखो ये पूरा सिनारियो हुआ है यहाँ पे। लिखा क्या है देखो, 2 लाइन पढ़ तो जरा, समय क्या लिखा हुआ 2 लाइन में। वेयर अ सब्सिडरी कंपनी, नॉमिनी लिखा, ठीक है, डोंट गेट इट कंफ्यूज, ओके। डिसीज्ड मेंबर, डिसीज्ड मेंबर मतलब क्या? मर गया वो, ऑफ द होल्डिंग कंपनी। वाज एक्स द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी? क्योंकि एबीसी क्या बना, देखो ना, सब्सिडरी नहीं, होल्डिंग। सब्सिडरी तो PQR बना, देखो ना, इंग्लिश इंग्लिश, PQR बिकेम सब्सिडरी एबीसी, तो होल्डिंग बना ना। और एबीसी का मेंबर कौन था? मिस्टर एक्स। सो क्या मिस्टर एक्स इज द डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, एंड उसका नॉमिनी कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका सब्सिडरी ही है। तो इसके मरने के बाद PQR के पास मेंबरशिप आया कि नहीं आया? दैट इज द रीजन PQR व्हिच इज सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड बिकेम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। फर्स्ट एक्स, ये तो देना ही पड़ेगा ना, इसमें क्या कर सकते, अदरवाइज नहीं दिया तो बेचारे एक्स का राइट्स अफेक्ट हो जाएगा, उसका क्या? डायरेक्टली परचेज नहीं करा सकते। ऐसा मत सोच वोट कौन किसके बिहाफ पे आया, बस बात खत्म।
तो एक्स का ही हो गया, इन शॉर्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज, हाँ भले एक्स नहीं है बट इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ कि वही है। डायरेक्टली नहीं दे सकते, मतलब डायरेक्टली अलॉट अलॉट सीधा होल्डिंग कंपनी ऐसा नहीं बोल सकता कि सब्सिडरी ये ले, सॉरी तू मेरे शेयर्स खरीद ले, नहीं, डायरेक्टली होल्डिंग कंपनी ऑफर नहीं कर सकता। बराबर, पहला वाला क्लियर। वॉलंटरी एज इन मतलब मैं समझा नहीं, वो तो मैं समझा, किस एंगल से वॉलंटरी बोल रहा है, कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये डायरेक्ट हो गया, नहीं चलेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर अलाउड ही नहीं है, कंपनी भी नहीं दे सकती। हाँ बस वैसा, राइट, क्योंकि पहला इससे देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर से क्या हो जाएगा, सब्सिडरी कंपनी विल बी द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, और स्टेटमेंट क्या लिखा है, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट, बट ये एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है, ठीक है, ऑफ कोर्स। यहां पे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एक्स वी हैव डन दिस, बस दैट्स इट। समझा ये सबको, पक्का। अभी दूसरा है, पढ़ समय, दूसरा पढ़। बस सब्सिडरी कंपनी क्या है, इधर बेचारा वो सब्सिडरी नॉमिनी था, इधर सब्सिडरी क्या है, ट्रस्टी है, एंड वो किसी के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर रहा है, लेकिन वो जिसके शेयर थे वो किसके थे, होल्डिंग कंपनी के थे। तो यहाँ पे ट्रस्ट वाला ट्रांजेक्शन भी आ जाता है, ट्रस्टी वाला। सो इन दैट केस अगेन सब्सिडरी बिकेम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, व्हाई, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, ओके राइट। एंड लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट वन फिर से ध्यान देना, डेट्स के ऊपर ध्यान देना। ऑन 1/1/2020 XYZ Limited देखो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ गलती लग रहा है, तो कुछ कुछ कैसा, कुछ फिशी समथिंग एनीथिंग, ये नॉर्मल है। कुछ प्रॉब्लम, 15% अक्वायर कर लिया, देयरफॉर XYZ क्या बन गया, क्या बन गया, हाँ बराबर के नहीं, कब बना, 1/1/20 को। आगे 30 मई 2021 को, बहुत टाइम हो गया, 30 मई 2021 को। बराबर, ये इसमें भी कोई तकलीफ, ये वाले 30 तारीख वाले ट्रांजैक्शन में क्या लग रहा है, सही है ये ट्रांजैक्शन के नहीं होना चाहिए था। वो तो बन गया, बट ये अलाउड था कि नहीं था वो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो दिख ही रहा है कि नाउ कंट्रोलिंग मतलब होल्डिंग कंपनी बन चुका है, जेकेएल ने अक्वायर किया 60% XYZ का, तो जेकेएल इज होल्डिंग एंड XYZ इज सब्सिडरी, अलाउड, नथिंग रॉन्ग इन दिस। लेकिन दोनों को अभी एक साथ देखो क्या हो रहा है,
कैन आई से ऑन दिस डेट सब्सिडरी कंपनी इज द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी? हाँ क्या नहीं? कैसे सब्सिडरी कंपनी इज द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी? ये रहा, पहले से खरीद के रखा था, तो पहले भी मेंबर था, आज भी मेंबर है. द थर्ड एक्सेप्शन, इफ द मेंबरशिप वॉज अक्वायर्ड बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी. तो दिस इज द थर्ड एक्सेप्शनल केस जहां पे सब्सिडरी कंपनी इज द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी. बट इन दिस केस वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे. ये तेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि जो मैंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए सीधा सीधा बोल दिया कि वोटिंग राइट्स नहीं देंगे. अभी तू सोचेगा कि उन वो दो केस में क्यों नहीं, क्या किसी और के थे, किसी और के राइट्स थे, इसलिए वहां पे वोटिंग राइट्स दिए. इधर किसी और के नहीं है, खुद के है. तो शेयर होल्ड कर मेंबर बन, बट वी विल नॉट गिव यू वोटिंग राइट्स. दैट इज द रीजन इन द अर्लियर इटसेल्फ आई सेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वोटिंग राइट्स. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो इधर भी देते ना, तीसरे केस में. इधर तीसरे केस में XYZ भले ही 15% लेके बैठा था, ये गया उसके हाथ से, सिर्फ मेंबर है तू. हाँ इसलिए गया. वहां पे दो में क्यों नहीं गया? क्योंकि किसी और का था, ट्रस्टी या फिर वो डिसीज्ड मेंबर का था, वैसा था. समझा? समझा ये तीन एक्सेप्शन सबको? देख लो एक बार तीनों, देख कोई डाउट हो, कोई नहीं समझा हो तो फिर से पूछ लो. नोट करना है कि चलेगा? आई डोंट थिंक सो, जरूरत है, योर चॉइस. फोटो लेके रख सकते हो इफ नीडेड. डन? लिख रहे हो कि फोटो ले लिया? बात भी नोट कर सकते हो इफ नीडेड. तुम लोग वो स्टिक नोट्स रखते हो क्या? स्टिकी नोट्स वो कैरी करने के. कभी कभी कुछ छोटा मोटा रहेगा ना, तो बाजू में ही हम लोग वो स्टिक करके यू कैन पेस्ट इट ऑन द बुक इटसेल्फ, वो यूज करने का. कभी कभी क्या है, पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, शॉर्ट में भी हो जाएगा ना, तो विद ऑफ दैट पे काम हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं. 3rd पॉइंट कौन सा? प्रायर वाला? एक्सेप्शन का 3rd पॉइंट बोल रहा है. हाँ एक्सेप्शन का 3rd पॉइंट बोल रहा है क्या? हाँ वो रहेगा ही ना. कौन सा? ये? अरे ये रहेगा, ये नहीं मिलेगा. ये तो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी को ना होल्ड, ये वाले राइट्स फ्रीज हो जाएंगे. ठीक है, जो 15% थे ना, JKL के पास 60% रहेगा, XYZ को वोटिंग राइट्स कैंसिल हो जाएगा वहां पे, बट ही विल स्टिल बी द, इट विल स्टिल बी द मेंबर. ठीक है.
चलो नेक्स्ट क्या है, अभी छोटे छोटे फटाफट, कौन है नेक्स्ट? पार्टनरशिप कैन नॉट, पार्टनर्स कैन नॉट, सॉरी तुम रीड करना। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी द मेंबर इन द कंपनी बट इट कैन बी द मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, सेक्शन 8 में अलाउड है, बाकी कंपनीज में अलाउड नहीं, राइट। नेक्स्ट क्या है फिर, फॉरेनर्स को मेंबर्स बनना अलाउड है सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई अंडर फेमा, फेमा रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दिया है वहां पे अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ऐसा कुछ है ना, परमिशन अप्रूवल सब एक ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनर कैन नॉट बी द मेंबर, राइट, माइनर कैन नॉट बी द मेंबर, अलाउड ही नहीं है, गार्डियन के थ्रू, यस, डायरेक्टली नहीं, गार्डियन के थ्रू बन सकता है, ओके, मतलब वो, हाँ वो चलेगा, नॉमिनी बना सकते, माइनर कैन बी द नॉमिनी, लेकिन इन दैट केस जब वो ट्रांसमिट होंगे शेयर्स तभी उसको गार्डियन लगेगा, हाँ, लेकिन वी कैन मेक हिम द दिस नॉमिनी, नॉमिनी में नाम डाल सकते, बट नॉमिनी बनने से वो शेयर होल्डर थोड़ी बन गया है। अगर सपोज इन दैट केस लेटर से कि तू मेरा नॉमिनी और तू अभी माइनर है, ठीक है, एंड मैं मर गया, तो नॉर्मल केस में क्या होगा, तेरे नाम पे शेयर्स आने चाहिए, बट सिंस यू आर माइनर इन दिस केस यू विल नीड एन अल्टरनेटिव नॉमिनी, यू मतलब माय अकाउंट विल नीड एन अल्टरनेट नॉमिनी, वो मेजर होगा और वो तब तक रहेगा जब तक तू मेजर नहीं होता, जैसे ही तू मेजर होता है वो निकल जाएगा, तू रह जाएगा, समझा? हाँ बोल, वही था। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या, इनवैलिड सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही वो वॉइड है, ओके। नंदिता जैन वाले केस में वही था कि दे कैन अप्लाई थ्रू हिज गार्डियन, नॉट डायरेक्टली, गार्डियन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, बट शेयर्स आर सपोज टू बी फुल्ली पेड अप, उतना याद रखना। नेक्स्ट इज पॉनी, पॉनी को बाद में सिखाता हूं। रिसीवर कौन होता है? अभी रिसीवर, हु इज द रिसीवर? इसके टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे तो लिक्विडेटर आता है, बताया था मैंने, रिसीवर चार्जेस में बताया था, वही तो बोल रहा हूं मैं, क्या बोला था मैंने, क्या करता है वो? सारे एसेट्स बेचता है कि वो पड़ेगा, याद है अपॉइंटमेंट ऑफ दिस रिसीवर और मैनेजर, CHG6 याद है कि नहीं, CHG6 वाला, हाँ वो बेचता है, राइट। नाउ यहां पे रिसीवर, ये लोन वाला सीन नहीं है, ठीक है, कंपनी गोज इनटू सम डिफॉल्ट और व्हाटएवर, किसी ने केस किया है, ओके, एंड कोर्ट का ऑर्डर आया इतना प्रॉपर्टी बेचो, किसी का मैंने पैसा खाया मतलब अटकाया है, सामने वाले ने मेरे पे केस किया और कोर्ट ने बोला कि इसका ये वाला प्रॉपर्टी बेचना है, व्हाटएवर, नॉट ऑल, वरना लिक्विडेशन हो जाता, तो लिक्विडेटर आ जाता, राइट। लेटर से कि उन्होंने बोला कि ये प्रीमाइसिस बेचना है, दिस प्रीमाइसिस, मेरे बहुत सारे प्रीमाइसिस, सारे नहीं बेचने, सिर्फ दिस प्रीमाइसिस टू बी सोल्ड, so that the money will be repaid to the creditor, okay। now कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करेगा, क्यों कोर्ट करेगा, क्यों? ये एसेट बेचने के लिए, याद है जैसे चार्ज में तुमने रिसीवर को अपॉइंट किया था, वो सिक्योर्ड एसेट बेचने के लिए, इधर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिस पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज द रिसीवर एंड ही विल सेल द प्रॉपर्टी एंड मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर, राइट। सो खाली रिसीवर को अपॉइंट करने से, मेरे अभी देखो प्रॉपर्टी क्या, इधर मेरा शेयर, ओके, दूसरा इधर मैंने एग्जांपल में प्रीमाइस बोला, अभी पॉइंट पे आते हैं, मैंने कुछ डिफॉल्ट किया है और कोर्ट ने बोला है कि अभी इसके शेयर्स बेच दो, तो रिसीवर विल बी अपॉइंटेड टू सेल माय शेयर्स, रिसीवर के अपॉइंट होने से क्या मेरा मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा? नहीं, अ मियर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर विल नॉट कैंसिल माय मेंबरशिप, व्हाई? क्योंकि अब तक उसने दिया किधर है, अपॉइंट हुआ है ना, व्हाट विल ही डू, ही विल सेल माय शेयर्स टू समवन एल्स, then his name will be entered into the register, तब मेरा मेंबरशिप क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो खाली मेंबर, सॉरी, खाली रिसीवर अपॉइंट होने से क्या मेरा मेंबरशिप कैंसिल होने वाला है? हाँ, मियर अपॉइंटमेंट, राइट, अपॉइंटमेंट से क्या मेंबरशिप कैंसिल होने वाला है? नहीं। इंसॉल्वेंट, नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट, क्या इंसॉल्वेंट भी मेंबर है? हाँ, कब तक? जब तक उसका नाम रजिस्टर में है तब तक। देखो इंसॉल्वेंट पर्सन कब डिक्लेयर होता है? जब कोर्ट बोल देते हैं कि इसके सारे एसेट्स बेच दो, इसकी लायबिलिटीज अभी भी अधूरी है, ही इज नाउ डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो सारे एसेट्स में शेयर्स भी बिकेंगे, लेकिन जब तक शेयर्स बिकते नहीं है तब तक रजिस्टर में किसका नाम रहेगा? उस पर्सन का ही रहेगा, तो स्टिल ही इज द मेंबर, कब तक? जब तक रजिस्टर में नाम है तब तक, उतना याद रखना। सी क्या बोला है? एन इंसॉल्वेंट मे बी अ मेंबर एज लॉन्ग एज ही इज ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, he is entitled to vote but he loses all beneficial interest like dividend,
क्यों? क्योंकि डिविडेंड का पैसा भी किस में यूज होगा? लायबिलिटी पे करने में यूज होगा। ओके, एंड लास्ट इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन भी अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी मेंबर बन सकता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एक बचा पॉनी। ना हु इज पॉनी? पॉनी पता है क्या? एनीवन? पॉनर, पॉनी। पॉनर का ऑपोजिट होता है पॉनी। जैसे ड्रॉवर का ऑपोजिट होता है ड्रॉवी, ट्रांसफरर का होता है ट्रांसफरी, जैसे पॉनर का होता है पॉनी। तो मेरा ही एग्जांपल मुझे चिपका रहा है। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने यही बताया था, इसलिए तुझे याद है। रात को आता है, 24 घंटा आते रहते हैं, मतलब 3 टाइम आते हो दिन में। पॉन स्टार्स का बात कर रहे थे, रिक हैरिसन वाला, रिक, चमली, कोरी, वो सब। वही टकला रिक। अरे मैं बोल रहा हूँ ना रिक, मैं डाई हार्ड फैन है उसका। PAWN स्टार है, गलत मत समझना। पॉन स्टार्स, W पावन स्टार्स, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है। इफ यू हैव सीन दैट शो, यू नो, देखा है वो शो? उसमें क्या होता है? देयर इज अ पर्सन हु कम्स इनटू द स्टोर, brings some antique, and this fellow asks whether you want to sell it or pawn it. सेल इट है तो बात खत्म। सेल का हम लोग, बच्चे का रोने का आवाज कहां से? छोड़ो, सेल इट और पॉन इट। अगर वो कस्टमर ने बोला पॉन इट, इसका मतलब क्या? कि वो एंटीक कुछ टाइम के लिए दुकान में रख के जाएगा, एंड बदले में वो रिक टकला उसको कुछ अमाउंट देगा, ड्यू डेट भी देगा कि 2 महीने 3 महीने में लौटा देना। अगर लेटर से 2 महीना, 2 महीने बाद नहीं लौटाया तो वो एसेट किसका हो जाएगा? रिक का हो जाएगा, टकले का हो जाएगा। टकला कौन? पॉनी। दुकान में आया वो कौन? पॉनर। अभी लेटर से मैं दुकान में आया, सामने रिक, मैं कौन? वो मैं पॉनर, रिक कौन? पॉनी। मैं क्या दे रहा हूं? शेयर दे रहा हूं। नाउ विल कम टू द पॉइंट। मैंने उसको क्या दिया? शेयर। बोला दीज आर एंटिक शेयर्स फ्रॉम इंडिया, कीप इट विथ यू फॉर 2 months, गिव मी $1000, आई विल रीपे यू बैक विद इंटरेस्ट। सो उसने 2 महीने के लिए मुझे $1000 दिए, एंड इन रिटर्न आई केप्ट दिस शेयर्स एज अ सिक्योरिटी। तो मैं बन गया पॉनर, वो बन गया पॉनी। अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है तो क्या पॉनी मेंबर बन गया? पॉनी मेंबर कब बनेगा? समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बोलो, पॉनी मेंबर कब बन सकता है? क्या रिटर्न नहीं किया? तब $1000 रिटर्न नहीं किया तो वो शेयर, तो क्या पॉनी मेंबर बन जाएगा? एक मिनट रुक जा, बोले। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, क्या पॉनी मेंबर बनेगा? तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ, चलना, मैं नहीं गया, 2 महीना खत्म हो गया, अब क्या? मतलब वो मेंबर बन जाएगा? नो, anything happens, Pawnee cannot be the member. Even if I make the default, still Pawnee cannot be the member. Allowed ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। मैं रिक को चूना लगा के चला गया। हाँ सही में इट इज, देखो तो क्या लिखा है, देखो पॉन। क्रेडिटर्स को हम लोग गिरवी रखते हैं ऐसे, मैं समझा नहीं। हाँ, शेयर दिया है तो वो पॉनी हो गया, बस, अलग नहीं रखा है। ये भी तो, रिक भी तो क्रेडिटर ही हुआ ना मेरे लिए, फिर अलग फर्क है, तीनों में फर्क है। मॉर्गेज प्लेज, ये प्लेज है, इसको मॉर्गेज नहीं बोलते। दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज पता है? हाइपोथिकेशन, तीनों नहीं पता? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस में है? जब वो आएगा तब सीखने मिलेगा। उसमें मॉर्गेज है ना, सिंपल मॉर्गेज, यूसुफ फक्चोरी मॉर्गेज, पता नहीं तो क्या है? प्लेज और हाइपोथिकेशन नहीं है उसमें? आई थॉट उसमें भी होगा। थोड़ी देर बाद बता दो, पहले पॉनी को निपटा दे, फिर तेरा हाइपोथिकेशन वगैरह क्लियर करता हूं, ठीक है? नाउ सी, mere पॉनी विल नेवर बी द मेंबर। व्हाई? बिकॉज he has no right to register the share in its own name, even if company makes, even if the borrower makes the default.
मैं बोरोवर ही था ना। हाँ, तुम सोचो कि सर अगर शेयर उसके नाम पे नहीं है तो फिर वो अपना पैसा वसूल कैसे करेगा? ही कैन गो टू कोर्ट। ऐसा नहीं कि उसके राइट्स चले गए, उसको पैसा वसूल करना, ही कैन गो टू कोर्ट। कोर्ट बोल सकता है अब से ये शेयर रिक के, देन इट इज ओके, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। बट क्या वो डायरेक्टली मेंबर बन सकता है? नहीं। देखो रीड करता हूं मैं, नहीं नहीं नहीं, यू, नो पर्सन कैन सेल एनी प्रॉपर्टी इफ दैट पर्सन डज नॉट हैव हिज टाइटल। टाइटल तेरे पास है क्या? टाइटल मतलब ओनरशिप है? नहीं तो तू बेच कैसे सकता है? नेमो धेत क्वाद नैन हेबेत, नेमो धेत क्वाद नैन हेबेत, नॉन हेबेत ऐसा कुछ तो, गाली श्राप जो समझ, नेमो धेत क्वाद नैन नॉन हेमेद ऐसा कुछ तो, आई डोंट नो। नेमो धेत क्वाद नॉन हेबेत, गूगल कर देख, निकाल फोन निकाल, अरे निकाल ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। नेमो, NEMO, नेमो स्पेस DAT, आएगा देख, पूरा आ जाएगा। नेमो देट डालेगा तो पूरा आ जाएगा। नेमो देट क्वाद, QUAD, हाँ, नेमो देट क्वाद QUAD, फिर नॉन हैबिट आया, ऐसा ही कुछ है ना? क्या है वो एग्जैक्ट? नेमो देट, जो तेरे पास नहीं हो तो दूसरों को कहां से देगा? समझ में आ गया? मतलब ओनरशिप। ओके, दिस इज द लिटरल मीनिंग। ओके, यहाँ पे वो नहीं चलेगा कल जो तेरा था आज वो मेरा है आगे किसी और का होगा, नहीं। जो तेरा नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, समझा? मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, वरना जो तेरा है वो तो तेरा ही है, राइट? वो किसी और का नहीं होगा। नहीं बाबा, वो उसका लुकआउट था। सी, receiver, sorry, Pawnee has no right of foreclosure. Foreclosure means, what is foreclosure right? What is foreclosure right? Right to sell, but when you can sell. Foreclosure means to transfer the property in your name. ये एसेट तुम्हारे नाम पे होने चाहिए, बट क्या ऐसा राइट पॉनी के पास है? नहीं। पॉनी ये शेयर्स खुद के नाम पे नहीं रजिस्टर मानेगा, मतलब रजिस्टर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड ही हैज नो राइट टू फोरक्लोजर। ही कैन नॉट हैव दिस शेयर इन इट्स ओन नेम। अब से ये शेयर मेरे, ऐसा वो नहीं बोल सकता। एज ही नेवर हैड द एब्सोल्यूट ओनरशिप at law and his equitable title cannot exceed what is specifically granted by law. In this sense, pledge differs from mortgage. वो मैं difference क्या हो मैं बता दूंगा। In the view of foregoing, pawnee cannot be treated as the holder of shares pledged in his favor, and the pawner मतलब मैं, याद है ना मैं गया था, मैं pawner continues to be the member and can exercise the rights of the member. तो जस्ट मैंने शेयर्स के ऊपर लोन लिया और अगर मैंने उसको लोन का पैसा नहीं दिया तो क्या वो मेंबर बनेगा? वो मेंबर नहीं बनेगा। वो कौन? पॉनी। मेंबर कौन रहेगा? पॉनर ही रहेगा। ओके, नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, वो बता देता हूं तुम लोग। किसी को भी नहीं पता इसके तीनों का भी? एनीवन नोस द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? हाँ, मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। डिफरेंस बोल रहा हूं, चल बता हाइपोथिकेशन क्या है? क्या हम लोग ओन नहीं करते? वो तो एलिमेंट होता है। हायर परचेस नहीं, अच्छा व्हीकल लिया, हाँ बोल आगे फिर। भाई अपना है, अपना है एसेट तीनों में, चाहे प्लेज हो, हाइपोथिकेशन हो या मॉर्गेज हो, एसेट अपना ही है। बराबर बनाना एकदम, टैलेंट है मेरे में भी। स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। क्या स्क्वायर? ये मेरा ऐसा स्क्वायर थोड़ी हो।
ठीक है, देखो तीन बेसिक, द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इज थ्रू दिस, और इससे सिंपलेस्ट कोई चीज नहीं है. अब वी आर नॉट गोइंग टू डेफिनेशन, वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बट मुझे तीनों के बीच का डिफरेंस पता है. ओके, तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सा यूज होता है, लाइक व्हाट प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर प्रॉपर्टी मूवेबल है कि इमूवेबल है. तो मॉर्गेज जब भी होता है ना, प्रॉपर्टी इमूवेबल रहता है, इधर दोनों में मूवेबल आएगा. शेयर मूवेबल है ना, इसलिए प्लेज बोला था, प्लेज हो गया. देखो पॉनी वाले थियरी में भी प्लेज वर्ड दिया है अपने को, दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट. फिर पोजेशन, देखो पोजेशन किसके पास होता है, लाइक प्लेज, ये तीनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कब आती है, जब हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बोरो कर, कुछ ना कुछ मतलब पैसा बोरो करते हैं. तो ये तीनों में से कुछ भी चीज आ सकती है. तो बोरो करने में जो सिक्योरिटी है उसका पोजेशन किसके पास, मतलब वी विल यूज द वर्ड लेंडर और बोरोवर. तो पोजेशन किसके पास, लेंडर के पास. लेंडर कौन होता है, क्या देने वाला, लोन देने वाला, बराबर. हम बोरोवर हुए, है ना. तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर तुम लोन ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है, तुम कौन, द पोजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ बोरोवर. इधर भी बोरोवर, इधर लेंडर के पास पोजेशन जाता है. रिक कौन था, लिक 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 बोल रहा हूं मैं, रिक कौन था, ऑनर था पता है, लेकिन लेंडर था, लोन दिया था ना मुझे, शेयर सर्टिफिकेट उसको देके गया था कि नहीं, मैंने बोला था ना 2 महीने बाद आके लेके जाऊंगा. देखो पोजीशन किसके पास गया, लेंडर के पास, इसलिए प्लेज बोला है उसको. एग्जांपल, होम लोन, घर तुम्हारे नाम पे ही रहता है, एंड जैसे ही लोन पास हो गया तभी घर मिलता है, घर में रहने मिलता है कि लास्ट हफ्ता भरने पे घर में रहने मिलता है, तुरंत मिलता है ना. तो पोजीशन किसके पास है, बोरोवर के पास है. सिमिलरली कार लोन, कार क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी. कार अगर लोन पे लिया या टू व्हीलर कुछ भी व्हीकल लोन लिया, तो वो क्या हो जाता है, हाइपोथिकेशन. ओनर तुम ही हो, बट कॉमा करके लिखा होता है हाइपोथिकेटेड विथ सो एंड सो बैंक. वो बैंक कौन है, लेंड, बट पोजीशन बैंक के पास रहता है, गाड़ी वो चलाता है, बोलेगा आखिरी हफ्ता भरना फिर गाड़ी लेके जाना. तो अगेन कार लोन में भी पोजीशन किसके पास आता है, बोरोवर के पास आता है. और यहां पे मैं एग्जांपल हमेशा लेता हूं गोल्ड लोन का. मुथूट फाइनेंस प्रोवाइड्स गोल्ड लोन, तो उसमें गोल्ड रखना पड़ता है वहां पे. जस्ट लाइक हमने रिक के पास शेयर सर्टिफिकेट रखे थे, वैसे इस केस में मैं क्या रखूंगा, गोल्ड. अगर गोल्ड रखा तो पोजीशन किसके पास है, लेंडर के पास है. तो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग प्लेज बोलते हैं. समझा. तो मैंने ओनरशिप का कॉलम बनाया किधर है, मैंने तो पहले ही बोल दिया ओनर तुम ही रहोगे. तीनों में ओनरशिप, जो ओनर है मतलब जिसका प्रॉपर्टी है वही रहने वाला है. उसको तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता ना, तीनों में क्या आने वाला है, ओनर ओनर ओनर.